हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक से जो मुझे बहुत लोगों ने मैसेज कर करके परेशान कर दिया बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा। तो आज ये जो टॉपिक है ना, ये मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें, और आखिर तक बताऊँगा आपको यहाँ पे सेमोगा को और यूनिवर्सिटी के तक ना ट्राई करूँगा यूनिवर्सिटी का। तो इसमें क्या है कि देखो डिटेल में बताऊँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, आप लोगों ने खुद भी सर्च करनी है चीज़ें यहाँ पे, ये नहीं कि आप मेरी वीडियो पे डिपेंड रहे, ठीक है। ये मैं हर वीडियो बोलता हूँ तो ये भी ज़रा ध्यान रखना। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखो सबसे पहली बात ना, स्टूडेंट वीज़ा जो है, मुझे कई क्वेश्चन आते हैं कि सर 12th के बाद क्या हमें हमारा स्टूडेंट वीज़ा लग सकता है या हमें ग्रेजुएशन करनी ज़रूरी है उसी के बाद लगेगा। तो ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, 12th के बाद आप लोगों का स्टूडेंट वीज़ा लग सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक रूल था, उसमें आपको दो ऑप्शन होते थे जापान आने के लिए। एक मतलब ऑप्शन मीन्स मतलब आपको दो चीज़ें, दो इन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें एक चीज़ आपके पास होनी जरूरी होती थी, या तो N5 तो पहले होता ही था, या तो N4, या फिर आपको शो करने पड़ते थे आई थिंक अप्रोक्स 160 आवर्स होते थे, ये आपको शो करने पड़ते थे कि आपने इतनी स्टडी की है। तो लोग क्या करते थे, लोग जो है यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे इंडिया में, और वहाँ पे पढ़ाई करते थे, और वहाँ से वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते थे कि उन्होंने वहाँ पे 160 आवर्स जो है पता जो है जैपनीज जो है पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब जो है अब रूल चेंज हो चुका है। कई मैंने लास्ट एक बंदे की वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोला कि N5 की जरूरत नहीं है। नहीं, N5 की जरूरत है, ये कंपलसरी हो गया है, N5 की जरूरत है। तो आप लोग मिनिमम N5 अपना क्लियर करके आना, अदरवाइज आप लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली स्कूल ही आप लोगों को एडमिशन नहीं देगा, तो वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि N5 के लिए इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे कि N5 जरूरी है, ठीक है। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर देखो ऑप्शन उसमें ये भी है कि अगर आपको जो लग रहा है कि भाई N5 के लिए आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, अभी जैसे पैंडेमिक हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहे हैं कुछ, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में जैपनीज सिखा रहे हैं। आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत घर पे पढ़ना शुरू कर दो। अगर यूट्यूब पे नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च करो, वहाँ पे कई चीज़ें हैं, ठीक है। अपनी बुक्स ले लो, कुछ भी कर लो, मतलब जरूरी नहीं कि आपको पैसे भर के इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखनी है, आप खुद भी पढ़ के सीखो और फिर N5 दे दो, क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि एक चीज़ रखना, मैंने अपनी हर एक वीडियो में बोला हुआ है कि जो चीज़ आप लोग खुद कर सकते हो उसके लिए एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजेंट जो है आपसे, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कई जगह जरूरत भी पड़ जाती है, लेकिन एजेंट क्या है कि अपने फीस लेता है अननेसेसरली किसी को वो भी वही काम करेगा जो आप करोगे, राइट। अननेसेसरली किसी को फीस देने से बढ़िया आप लोग खुद ही अप्लाई करो। मैं हर एक वीडियो बोलता हूँ, अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है खुद ही अप्लाई करो, बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों को इतना नॉलेज है कि फेसबुक कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे देखना है, और अपना इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग ये चीज़ भी बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको सिंपल से स्टेप बताता हूँ अभी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग करना, मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं और डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप स्कूल ढूंढ रहे हो जापान में जापानीज लैंग्वेज स्कूल, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपने स्कूल सर्च करने हैं, जापानीज लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो जगह बताऊँगा ट्राई करना कि वहाँ पे आप सर्च करो। उसका रीज़न भी मैं अभी आपको दूंगा, टोक्यो, ओसाका, चिबा, ठीक है। और यू कैन इंक्लूड खानागावा ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो जगह मैंने आपको बताई है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम मिलना इजी होता है, और जो आर्ली वेजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली अदर जगहों के यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली इतना फ़र्क नहीं होता, बट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है वो, राइट। और पार्ट टाइम मिलना इजी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ये सब है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ जगह यूज़ करना, ताकि आपको पार्ट टाइम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप गूगल पे जाओगे, आप स्कूल का नाम सर्च करोगे, या स्कूल सर्च नाम नहीं बोल सकते, स्कूल आप सर्च करोगे जापानीज लैंग्वेज स्कूल इन टोक्यो, या जापानीज लैंग्वेज स्कूल इन चिबा, या जापानीज लैंग्वेज स्कूल इन ओसाका, तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। उसकी एक लिस्ट बना लो, कंप्यूटर पे एक लिस्ट बना लो, एक्सेल पे बना लो, वर्ड पे बना लो, किसी बना लो, एक लिस्ट बना लो, ठीक है।
कितने स्कूल टोक्यो में दिखे आपको, कितने स्कूल आपको चिबा में, कितने स्कूल आपको ओसाका में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से आपने एक एक स्कूल की वेबसाइट पे जाना है या गूगल पे सर्च करना है। उसमें क्या होगा, आपको गूगल पे रिव्यूज दिखेंगे। गूगल पे ऑप्शन है रिव्यूज का, कि अगर किसी ने गलत रिव्यू डाला हुआ है किसी स्कूल के लिए तो वो स्कूल आप अपनी लिस्ट से हटा दो। ओके, अच्छा मैं एक चीज और क्या क्लियर कर दूं, टोक्यो और चिबा ना पास पास है, ओसाका काफी दूर है, ये चीज ध्यान रखना, इस चीज की कंफ्यूजन मत रखना, ये आप एक बार मैप में देख लेना, ठीक है। तो वो लिस्ट में के वो जो स्कूल की गलत रिव्यू है वो हटा देना, वहां से वो स्कूल वहां से हटा देना, ठीक है, अपनी लिस्ट से। उसके बाद क्या करना है, जिन स्कूल के अच्छे रिव्यूज हैं, यहाँ पे आपको बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्कूल के अच्छे रिव्यूज हैं आप लोगों को उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स मैं आपको कॉल करने के लिए नहीं बोल रहा कि वहां से आप अननेसेसरी इंटरनेशनल कॉल्स लगाओ, नहीं, आप लोग मेल डालो। स्कूल जो है बिजनेस कर रहा है, ओके, स्कूल बिजनेस कर रहा है और उनको स्टूडेंट्स चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज उनका बिजनेस नहीं चलेगा, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। तो आप लोगों ने मेल डालो और आई एम 100% श्योर वो आप लोगों को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उनको मेल डालो कि हमने ऐसे ऐसे आपके स्कूल देखा है ऑनलाइन एंड वी आर इंटरेस्टेड इस जापानीज लैंग्वेज के लिए, ये वो फलाना फलाना 2-4 बातें लिख के, और उनसे पूछो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसीजर है, वो आपको सारा प्रोसीजर भेज देंगे, ठीक है। मैं भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफाइन कर दूंगा कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या मतलब कौन कौन से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, स्कूल क्या करेगा, स्कूल आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स सारे भेज देगा, ओके। तो स्कूल आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, तो वो चीज़ आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से भरनी है। आप लोगों के पास प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। अगर आप लोगों का पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है तो उसे रिन्यू करवा लो अप्लाई करने से पहले, नहीं तो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ प्लस ध्यान रखना कि नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, पासपोर्ट में और आपके सर्टिफिकेट्स में, जो भी आपका 10th पास या 12th प्लस सर्टिफिकेट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, स्कूल जब डॉक्यूमेंट्स देगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली 1 to 1 चेक करके अच्छे तरीके से भरने हैं, ओके। जितनी फोटो का साइज है उतनी फोटो खिंचवा के उसमें पेस्ट करनी है, ये सब करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो गारंटर है, ठीक है, गारंटर भी यहाँ पे 2 तरीके के हो सकते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक गारंटर है जो आपका कोई रिलेटिव, जैसे आपका कोई रिलेटिव जापान में रहता है, वो आपका गारंटर बनने को रेडी है, तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो जापान में रहता है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा वीज़ा लगना, ठीक है, क्योंकि गारंटर जापान में रहता है, उसे जापान के बारे में पता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट करवा सकता है। दूसरा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप ब्लड रिलेशन आपका इंडिया में मम्मी पापा भैया जॉब कर रहे हैं, ओके, तो कोई ब्लड रिलेशन है तो उनको आप गारंटर बना सकते हो। तो जहाँ तक मुझे याद है तो जो आप लोगों को उसमें दिखाने पड़ते हैं पैसे अकाउंट में, इसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो दिखाने पड़ते हैं 8 से 10 लाख रुपए, ओके। इतने पैसे आपको अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। तो इसलिए शो करने पड़ते हैं कि भैया इन फ्यूचर अगर फीस ना भर पाए आप कुछ, तो आपका जो गारंटर वो फीस भर सकता है कि नहीं भर सकता, या आपका गारंटर आपको, अगर आपको जापान में पैसों की जरूरत पड़ जाए, रहने की खर्ची कुछ भी, आपका गारंटर आपको झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, बेसिकली वो चीज़ होती है, ओके। तो ये सब होने के बाद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आप लोगों ने वो जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल से मिलोगे वो फॉर्म सब भर के वो स्कूल को भेज दें अपने, ठीक है। वो जब भेज दोगे तो स्कूल क्या करेगा, स्कूल आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेगा, ओके। तो उसके लिए वो प्रोसेस करेगा, उसके लिए वो आपसे फीस मांगेगा एक, वो फीस आई थिंक अप्रॉक्स 20,000-30,000 जापानीज येन के आसपास होती है, जो आपके पड़ेंगे 15 से 20,000 रुपये के बीच में, ठीक है, 15,000 या 20,000 रुपये के आसपास। वो इसलिए फीस लेते हैं क्योंकि वो आपको वहाँ पे उसके प्रोसेस में डालते हैं, वीज़ा प्रोसेस में, तो वो भी किसी को लगाएंगे काम पे, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आपका वीज़ा लग गया तो जो COE जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो जाएगा स्कूल के पास, ठीक है। स्कूल के पास जाएगा तो स्कूल आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका COE आ गया है, अब आप हमें फीस भरो, ओके। हर एक स्कूल की अलग अलग फीस होती है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि भाई इतनी ही फीस होगी जापानीज लैंग्वेज स्कूल की। तो उसमें क्या है कि जैसे मेरे टाइम पे जो मेरी जो फीस थी 1 साल की, वो थी 60 मान, ठीक है, 6 लाख जापानीज येन, और
हो सकता है अभी अभी 7 लाख जैपनीज येन हो गए या 8 लाख जैपनीज येन हो गए। 8 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हो सकता है 7 लाख हो, या कई स्कूल ऐसे भी हैं जो और भी कम लेते हैं, 5 लाख वाले भी होंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको स्कूल सब बता देगा कि कितनी फीस है। ओके, उसके बाद क्या है कि फीस आपको उन्हें भरनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी। इसमें आप कई स्कूलों के साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हो कि हम पहले 6 मंथ्स की फीस देंगे और फिर हम वहाँ पे आएंगे और फिर हम वहाँ पे 6 मंथ्स की ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। ये बहुत रेयर होगा कि स्कूल इसमें नेगोशिएट कर ले, क्योंकि उनका स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है बेसिकली। ओके, बट नेगोशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है, नेगोशिएट करके देखो। हम इंडियंस तो वैसे ही फेमस है नेगोशिएशन के लिए, तो एक बार करके देखो, अगर हो जाए तो अच्छी चीज़ है। 6 मंथ्स की भर दो, फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे पार्ट टाइम करके या फिर इंडिया से फिर मंगा के फिर भर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो स्कूल में एडमिशन लेने का तरीका। जब आप फीस भर दोगे तो सीओई जो है आपके वो घर पे भेज देंगे इंडिया में। ओके, तो जब आपको सीओई वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो लेके आप एम्बेसी जाओगे और वहाँ पे जाके ठप्पा लगवाओगे। ओके, तो ये एक प्रोसीजर मैं आपको बता दिया स्कूल का। स्कूल के बाद क्या करना है, अगर तो देखो आप ग्रेजुएट हो इंडिया में, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हो इंडिया में तो आप स्कूल के बाद डायरेक्ट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई कंपनी है आपको जॉब देने के लिए रेडी तो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको स्कूल करते करते के साथ ही जैसे खत्म होने वाला हो उससे कुछ महीने पहले, 6, 7, 8 महीने पहले आप लोग जॉब सर्च करना शुरू कर दो। इधर तो कॉन्ट्रैक्ट्स निकालो अपने, इधर तो बातें करो कि हमें जॉब चाहिए, हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, हमारे पास फलाना एक्सपीरियंस है। तो ये फ़ायदा होता है ग्रेजुएशन का। अगर तो ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं लग सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना, परमानेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो अगर तो आप उस पे हो, क्या कहते हैं, ग्रेजुएट नहीं हो, तो आपके नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेनमोगाक्को, जो वोकेशनल कॉलेज होते हैं वो, या फिर यहाँ की यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि 4 साल की है। वोकेशनल कॉलेज 2 साल के होते हैं। ओके, तो आपका जो स्कूल हो गया 2 साल का, सेनमोगाक्को हो गया 2 साल का, फिर आपका स्कूल हो गया 2 साल का, और आपका जो यूनिवर्सिटी है 4 साल की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेरे टाइम पे क्या होता है कि मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं सेनमोगाक्को में जाऊँ या यूनिवर्सिटी में जाऊँ। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा यार ये क्या, यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो फिर 4 साल मुझे फीस भरनी पड़ेगी, फिर मैं 4 साल अपना पार्ट टाइम जॉब करूँगा और फिर वो सारे पैसे मैं अपना फीस में लगा दूँगा, उसका क्या फ़ायदा है। तो मैंने चूज़ किया सेनमोगाक्को, जो मैं सोचता हूँ कि मेरा एक तरीके से, मेरे हिसाब से मेरा सही डिसीजन था वो, क्योंकि मेरे को पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने सेनमोगाक्को चूज़ किया था और अच्छा था जो भी था। अब यहाँ पे क्या है, सेनमोगाक्को कैसे ढूंढे हम स्कूल के बाद। देखो स्कूल जो है हेल्प करता है, ठीक है, स्कूल ज़्यादातर हेल्प करते हैं सेनमोगाक्को के लिए, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई स्कूल होते हैं जो सिर्फ जो हाथ भी खड़े कर देते हैं कि आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो उसमें भी कुछ नहीं है। अब आपको जापान में 2 साल तो हो ही गए हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए ईजी हो गया ये सब चीज़ ढूंढना। तो वहाँ से इंडिया से आने से पहले इन चीज़ों की टेंशन मत लो, क्योंकि 2 साल जो आप स्कूल में लगाओगे ना, उसमें जो आप लोगों को सीखने को चीज़ें मिलेंगी, आप लोग जो जापान को एक्सप्लोर करोगे, आप जो देखोगे जापान को, तो उसमें आपको अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा जापान के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सेनमोगाक्को बता दिया मैंने यूनिवर्सिटी बता दी। अच्छा, सेनमोगाक्को की फीस भी अप्रॉक्स 7 लाख 8 लाख, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो, मतलब अलग अलग होता है सबका, राइट। आईटी का अलग होगा, ऑटोमोबाइल्स का अलग होगा, होटल मैनेजमेंट का अलग होगा, तो इन सब का अलग अलग होता है। कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो ये भी आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हो बेसिकली। तो दूसरी चीज़ मुझे क्या बोलते हैं, सर हम डायरेक्ट सेनमोगाक्को में आ सकते हैं क्या? नहीं यार, डायरेक्ट आप नहीं आ सकते इंडिया से कि डायरेक्ट सेनमोगाक्को में एडमिशन ले लिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। स्कॉलरशिप पे आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, उसका मुझे प्रोसीजर नहीं पता, तो मैं आप लोगों से वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, दूसरा पार्ट टाइम आपको स्कूल जो है हेल्प करता है स्टार्टिंग में, आपके इधर उधर भेजता है स्कूल, क्योंकि आप आओगे और आपको जापानीज इतनी आती नहीं है, तो स्कूल क्या करता है कि बस स्कूल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री में है या किसी वेयर हाउस में या किसी रेस्टोरेंट में स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कह सकते, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं, वो पूछते हैं अवेलेबिलिटी है कि नहीं, हमारे पास स्टूडेंट है, हम भेज सकते हैं, वो काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे शाचो लेवल के लोगों को देखा, शाचो मीन्स जो कंपनी ओनर्स है उनको देखा है मैंने बर्तन धोते हुए। मैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट काम करता था, वहाँ पे एक कंपनी ऑर्डर था, वो अपनी कंपनी चलाता था पूरे दिन, और शाम को 7 बजे के आसपास आता था, 7 से 10 बजे तक वो बर्तन धोता था रेस्टोरेंट में।
तो यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, पैसे कमाने हैं तो ये सब भूल जाना। ये सब मैंने भी किया काम, सबको करना पड़ता है। पार्ट आपका जापान आने के बाद सबसे बड़ा मेन मकसद है कि आपकी किसी तरह से पार्ट टाइम लगे स्टार्टिंग में, जिससे कि आपका जो यहाँ का जो खर्चा है वो निकलता रहे। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है मैंने डिटेल में आप लोगों को सबको बता दिया है, ठीक है, फीस वगैरह और ये सब के हिसाब से कैसे होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आई होप अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन ना हो स्कूल से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और अगर होगा भी तो एज यूजुअली मुझे डीएम कर देना आप लोग। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है इंडियन कपल इन जापान, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन दबा दो, और लाइक भी दबा देना ऑब्वियसली, और बेल आइकन मत भूलना बिल्कुल दबाना। ओके, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।